नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हम स्कूल में रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपको दैनिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसके लिए मैं शालिनी खुराना व्याख्याता भूगोल आज से ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू करने जा रही हूँ कक्षा 12 के भूगोल के लिए। कक्षा 12 के भूगोल का अध्याय प्रथम मानव भूगोल प्रकृति व क्षेत्र का आज हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल को शुरू करने से पहले हम यह देखेंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल को इंग्लिश में कहा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द लैटिन भाषा के जियोग्राफिया से लिया गया है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है भू, ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। तो भू अर्थात धरातल से संबंधित समस्त क्रियाओं का अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। ज्योग्राफी की दो शाखाएं, भूगोल की वर्तमान में दो शाखाएं मानी गई हैं। अब तो 21वीं शताब्दी के बाद तो और भी अनेक शाखाओं का विकास हुआ है, परंतु इसमें हम यही अध्ययन करेंगे अभी तक कक्षा 12 में कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं, भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण क्या होता है? भौतिक पर्यावरण जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराई हैं, संसाधन उपलब्ध कराए हैं पृथ्वी पर, जैसे कि चट्टानें, नदियाँ या फिर महासागर, महाद्वीप, जो भी भौतिक वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं भौतिक पर्यावरण में जो आती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि, तो ये सारे के सारे भौतिक भूगोल के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन हम कक्षा 11 में कर चुके हैं। कक्षा 12 में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा मानव भूगोल पर। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक वातावरण में संबंध का अध्ययन किया जाता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, जो भी प्रकृति ने हमें भौतिक चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, उनका मनुष्य से जो भी संबंध है, या मनुष्य के साथ सामाजिक संबंध है, या आपस में जो भी उनका पारस्परिक संबंध है, उसका अध्ययन भूगोल की इस शाखा में किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव हुआ था 18वीं शताब्दी में, और इसके जन्मदाता माने जाते हैं जर्मन भूगोलविद श्रीमान फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने आधुनिक मानव भूगोल का विकास किया था। और यह क्वेश्चन एक नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रख लेना चाहिए कि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपो शब्द का जहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे भी एंथ्रोपो आता है, उसका संबंध मानव से होता है। अब हम देखेंगे फ्रेडरिक रेटजेल ने जो परिभाषा दी थी भूगोल की, ये भी बहुत बार पूछी गई है। फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। मानव भूगोल मानव का समाज, मानव एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज बना के रहता है, कभी भी अकेला नहीं रहता है। साथ ही उसका ना सिर्फ दूसरे मनुष्य से, जबकि धरातल से भी बहुत गहरा संबंध है। धरातल से, प्रकृति से वो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करता है, अनाज प्राप्त करता है, बहुत वन संपदाएं, कृषि, खनिज से प्राप्त करता है, खनन द्वारा। तो वो सारे के सारे उनके मध्य जो संबंध है, उनका संश्लेषित संयुक्त रूप से जब अध्ययन किया जाता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये परिभाषा थी श्रीमान फ्रेडरिक रेटजेल की। एक बार फिर से देख लेते हैं, मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं, जर्मन भूगोलविद था, इनकी एक शिष्या थी जो कि अमेरिका से थी, इनका नाम है एलन सैम्पल। एलन सैम्पल ने भी भूगोल की परिभाषा दी है, और बड़ी ही अच्छी परिभाषा दी है कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा में हमें दो चीजें याद रखनी थी, मानव समाज
व धरातल के मध्य संबंध, मानव समाज व धरातल के मध्य संबंध। जबकि एलन सैम्पल की परिभाषा में हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी: चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी व परिवर्तनशील संबंध। मानव को चंचल क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव अस्थिर है। वो कहीं पे अगर मूव नहीं भी कर रहा, अगर वो कहीं पे नहीं भी आ जा रहा, अगर वो एक जगह पर स्थिर भी बैठा है, तो मानसिक रूप से वो कभी शांत नहीं होगा। कुछ ना कुछ गतिविधियां उसके दिमाग में या मानसिक रूप से चलती रहती हैं, इसलिए मानव को चंचल कहा है। पृथ्वी भी स्थायी नहीं है। पृथ्वी ना तो अपने अक्ष पर एक जगह पर स्थिर है, ना ही वो कभी रुकती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है, परिक्रमण करती है, तो पृथ्वी भी स्थायी नहीं है। तो जब ये भी अस्थायी, ये भी स्थायी, तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसे स्थायी हो सकते हैं? तो वो संबंध भी तो हमेशा बदलते रहेंगे, तो इनके संबंधों को भी परिवर्तनशील कहा है। तो इसीलिए एलन सैम्पल की परिभाषा थी कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। हमें फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा भी अक्षर याद रखनी होगी और एलन सैम्पल जी की परिभाषा भी अच्छे से याद रखनी होगी। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि एलन सैम्पल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है उसमें 3 मुख्य बिंदु बताए हैं, उन 3 मुख्य बिंदुओं को समझाइए या उनकी व्याख्या कीजिए। तो 3 मुख्य बिंदु यही हैं: चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी और परिवर्तनशील संबंध। तो अगर हमें इन तीनों बिंदुओं को समझाना हो तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे चंचल मानव और मानव की अस्थायी प्रकृति के बारे में बताएंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। पृथ्वी की भी घूर्णन और परिक्रमण दोनों के बारे में बताएंगे और तीसरा बिंदु बनाएंगे परिवर्तनशील संबंध। इसके बाद हम ये देखेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल में 3 तरह की विचारधाराएं प्रचलन में हैं। सबसे शुरू में जो विचारधारा आई वह थी नियतिवाद। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है। नियतिवाद ये मानता है कि जो कुछ प्रकृति निर्धारित करती है, जो प्रकृति के नियम है, वो सर्वोपरि है। मनुष्य जो मर्जी कर ले, मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल में नहीं ला सकता, उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। तो प्रकृति को सर्वोपरि माना है नियतिवाद। इसमें ये माना जाता है कि प्रकृति की शक्ति सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसी नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी एलन सैम्पल जी। अब हमने अभी देखा था कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी एलन सैम्पल। ये जो एलन सैम्पल थी ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। एलन सैम्पल से पहले भी जो भूगोल में जितने भी भूगोलविद आए हैं वो प्रकृतिवाद को ही मुख्य विचारधारा मान के आगे बढ़े हैं। उन्होंने अपने विचार नियतिवाद के अनुसार ही दिए हैं, उन्होंने प्रकृति को ही सर्वोपरि माना है। इस विचारधारा के बाद एक अन्य विचारधारा आई जिसे संभववाद कहते हैं। संभववाद में मनुष्य को सर्वोपरि मान लिया गया और पृथ्वी को गौण मान लिया गया। इस विचारधारा में मनुष्य का स्वार्थ अधिक दिखता है। संभववाद विचारधारा दी गई थी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता श्रीमान पॉल विडाल डी लॉब्लॉश। श्रीमान पॉल विडाल डी लॉब्लॉश ने संभववाद की विचारधारा दी थी। इसने ये माना था कि प्रकृति के जितने भी नियम हैं मनुष्य उनको बड़े आराम से उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और प्रकृति पर बहुत आराम से विजय प्राप्त कर सकता है। वो जो संभववाद है मनुष्य की क्षमता को अपार मानते हैं। वो मानते हैं कि मनुष्य में इतनी ज़्यादा क्षमताएं हैं शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से कि वो किसी भी तरह से प्रकृति पर बड़ी आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तीसरी विचारधारा जो है वो है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद इन दोनों विचारधाराओं के मध्य मार्ग से एक अन्य विचारधारा निकाली गई। इसने ना तो प्रकृति को प्रधानता दी ना ही मनुष्य को प्रधानता दी। इसने दोनों को बराबर मान लिया, दोनों को बराबर महत्व प्रदान किया। इसमें यह माना गया कि मानव को प्रकृति के नियमों का पालन भी करना है पर उसमें इतनी क्षमताएं भी हैं कि वो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये विचारधारा थी नवनियतिवाद और इसको देने वाले थे अमेरिका के भूगोलवेत्ता श्रीमान ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने विचारधारा दी थी नवनियतिवाद की। एक बार से अगेन विचारधारा को हम पुनः देख लेते हैं। संभववाद के जनक माने जाते हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी लॉब्लॉश और इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो मानव भूगोल की वो है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भी भौतिक नियम हैं
पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उन्हीं का संश्लेषण है, उन्हीं का संश्लेषित अध्ययन है। और इसमें उन्होंने ये भी माना है कि मानव बहुत आराम से प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, उसमें अपार क्षमताएं हैं। जबकि जो तीसरी विचारधारा है नवनियतिवाद, इसके जनक थे श्रीमान ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिका से थे। इन्होंने माना है कि प्रकृति और मनुष्य दोनों में से ना तो कोई बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, बलशाली है, ना ही कोई कम है, दोनों ही समान रूप से बलवान हैं। तो इन्होंने नवनियतिवाद की जो विचारधारा थी, इसको रुको और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। रुको और जाओ क्या है, मतलब कि अगर हमें पृथ्वी पर कोई भी कार्य करना है या प्रकृति से कोई भी संसाधन हमें चाहिए, उनका कोई भी दोहन करना है, संसाधनों का हमें उपभोग करना है, तो सबसे पहले हमें रुकना है, उसके बाद सोचो, फिर उसके बाद कार्य करो, आगे बढ़ो, ताकि प्रकृति का भी ज़्यादा दोहन ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, और हमें भी हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए बड़ी आसानी से मिल जाए। नियतिवाद तो कहता था कि हमें बिल्कुल प्रकृति के कंट्रोल में रहना है, जबकि संभववाद कहता था कि जो मर्जी है हम वो सब कुछ हमारे लिए है, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। जबकि नवनियतिवाद कहता है कि सोच समझ के कार्य करो, प्रकृति से चीज़ें प्राप्त भी करो, पर सोच के, किसी भी कार्य करने से पहले रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो, फिर जाओ। तो इन्होंने जो विचारधारा दी, श्रीमान ग्रिफिथ टेलर ने जो परिभाषा दी नवनियतिवाद की, वो थी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। कि मनुष्य को नियमों का पालन भी करना है और वह प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकता है, उसमें क्षमताएं भी है। मतलब दोनों को ही प्रधानता दी श्रीमान ग्रिफिथ टेलर ने, मनुष्य को भी और प्रकृति को भी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। इससे अगला वीडियो आपको बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, और इस वीडियो के आप नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।